Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Till where have we done in the last class? We were doing the modern methods of appraisal, right? People are joining, let them join in 2 minutes. We have completed the traditional methods of appraisal. Happy Shivratri, ma'am. No to Sunny. हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे थे ना, और परफॉर्मेंस अप्रेजल में उसका नीड, उसका इम्पोर्टेंस हो चुका था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. देखो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग मेथड परफॉर्मेंस अप्रेजल का यूज करती है. द अदर थिंग इज दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से यूज करती है. ठीक है, कुछ मेथड्स को ट्रेडिशनल मेथड में डाला गया है, एंड देयर आर सर्टेन मेथड्स व्हिच आर पुट इन मॉडर्न मेथड्स. ट्रेडिशनल मेथड्स कौन से मेथड्स हैं? ट्रेडिशनल मेथड्स वो मेथड्स हैं जो पास्ट ओरिएंटेड है, यानी फ्यूचर में, सॉरी, पास्ट में आपने जो काम कर लिया है उसका अप्रेजल, उस परफॉर्मेंस का जो अप्रेजल मोस्टली होता है वो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ अप्रेजल से होता है. ऑन द कॉन्ट्ररी, गुड आफ्टरनून रुचि. ऑन द कॉन्ट्ररी, जो फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड्स हैं उनको हम कहते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ अप्रेजल. क्यों चेंज हुआ, क्यों कुछ मेथड्स को ट्रेडिशनल और कुछ को मॉडर्न बोला गया? इसलिए क्योंकि देयर आर सम मेथड्स जो अब बिजनेस की डायनामिज्म को मैच नहीं करते हैं. There are methods which do not suit the complexity of business now. These methods had to be brought about with some amendments, with some changes, with including the technicality of with a lot of technicality, so that they could cater to the present requirement of business. Business change हुआ, जैसे एनवायरमेंट पढ़े हो तुम लोग, बिजनेस एनवायरमेंट? Yes, ma'am. यस मैम. बिजनेस एनवायरमेंट में एक्सटर्नल एनवायरमेंट पढ़े होगे? यस मैम. Yes, ma'am. एक्सटर्नल में माइक्रो मैक्रो पढ़े होगे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Micro, Macro. micro. पढ़े थे? इकोनॉमिक्स में भी तो है मैम, माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब ये बताओ कि बिजनेस, हम हमेशा बात करते हैं कि बिजनेस पल पल चेंज हो रहा है और उस हिसाब से आपको उस नीड को कैटर करना है. अभी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, क्या ये डिसाइडेड था 1 साल पहले?
नो No, मैम। no, no. नहीं था, या फॉर दैट मैटर 6 महीना पहले भी डिसाइडेड नहीं था। लेकिन क्या इस रशिया और यूक्रेन वॉर का, जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है, इंडिया में इफेक्ट नहीं पड़ेगा? मैम पड़ेगा। पड़ेगा। बिजनेस पे काफी काफी चीजें चेंज होंगी। जो भी ऑयल और पेट्रोलियम वाली कंपनीज हैं इंडिया की, वो बहुत हद तक इससे अफेक्ट होंगी, राइट? यस यूक्रेन से गेहूं आता था, बहुत बहुत गुड क्वालिटी ऑफ गेहूं वाज कमिंग फ्रॉम यूक्रेन। नाउ सिंस द कंडीशन इज दिस, उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या ये चीजें प्री डिसाइडेड थी या प्री डिसाइडेड हो सकती हैं? नो मैम। नहीं। इसी तरीके अचानक से, से हुआ। हाँ, इसी तरीके से बिजनेस का बहुत सारा चेंज होता है जो प्री डिसाइडेड नहीं है। लेकिन अभी इसी रीजन की वजह से ये बोला जाता है कि बिजनेस इज वर्किंग इन एन एक्सट्रीमली डायनामिक सिचुएशन। यहाँ पे जो चेंजेस बाहर हैं, उस चेंजेस का आपको सॉल्यूशन निकालना होगा। ओके, उन चेंजेस का आपको सॉल्यूशन निकालना होगा, उन चेंजेस से आपको अडेप्ट करना होगा, तभी जाकर के आप अपने बिजनेस में सरवाइव कर पाएंगे। अभी ओएनजीसी या एचपीसीएल, these companies would be having tough time framing their policies कि अब इसकी वजह से आगे क्या होने वाला है चेंज, या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया का रशिया से या फॉर दैट मैटर यूक्रेन से होता होगा, उसका क्या होगा। अंडरस्टूड? सो लाइक दिस। इसी तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो अब काम नहीं आते हैं, या जो जिनका रिलेवेंस अब टाइम के हिसाब से चेंज हो गया। अब वो पर्पस सर्व नहीं करते हैं जिस पर्पस के लिए वी नीडेड। ओके, सो ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स में ये डिफरेंस होता है कि ट्रेडिशनल मेथड्स पास्ट ओरिएंटेड होता है और मॉडर्न मेथड फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। ठीक है, थोड़ा सा लिखो तो तुम लोग। There are two different types of performance appraisal methods. Traditional and modern. Traditional methods में लिखो past oriented, modern में लिखो future oriented. मैम मॉडर्न में क्या लिखना है? Future oriented. देखो, मेथड्स हम तुम लोगों को समझा देंगे, ये इतना लिखवाना संभव नहीं है क्लास में, और अननेसेसरी क्लास बहुत डिले होगा अगर लिखवाएंगे तो, क्योंकि छोटी चीज नहीं है। हम ट्रेडिशनल मेथड्स तुम लोग को बता देंगे। मॉडर्न में क्योंकि तुम लोग वर्कशॉप कर रहे हो, सब जानना जरूरी नहीं है। एक मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी इंटरव्यू में भी बैठोगे तो वो मेथड पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल वो वही मेथड चल रहा है। और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, या फिर इन्फोसिस या विप्रो उस मेथड का यूज कर रही है। मेथड हम तुमको क्लास में समझा देंगे और इसका हम तुमको कॉपी ग्रुप में भेज देंगे नोट्स। ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। बहुत ज्यादा तुम्हारा वर्कशॉप है, तुमको समझने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ये क्योंकि तुम्हारा कोर्स का जब तुम आओगे थर्ड ईयर में तब पढ़ाएंगे और डिटेल में। लेकिन तुम ये समझो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल पहले तो कि होता क्या है। ठीक है, क्या होता है ट्रेडिशनल मेथड, क्या होता है मॉडर्न मेथड, क्यों ट्रेडिशनल से काम नहीं चलता है, मॉडर्न मेथड की तरफ हम बढ़ते हैं तो क्या क्या चीजें हमने ट्रेडिशनल की छोड़ दी तो हम मॉडर्न बन गए मेथड्स में। ठीक है, सो ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या क्या मेथड्स पढ़ना है वो बस मेथड का नाम लिखो। लिखो, फर्स्ट मेथड लिखो, रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड। सेकंड लिखो, रेटिंग मेथड। नेक्स्ट लिखो, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड।
नेक्स्ट, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, CRICTAL, critical incident method. नेक्स्ट, essay method, ऐसे निबंध जो होता है वही essay method. नेक्स्ट, field review method. फील्ड रिव्यू मेथड. अब मॉडर्न मेथड्स में लिखो, जो 2-3 मेथड बताएंगे. पहला लिखो MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंड लिखो BARS, बार्स मेथड. BARS, बार्स मेथड. नेक्स्ट लिखो 360 डिग्री अप्रेजल. ठीक है. अब एक एक अप्रेजल का मेथड तुमको समझाते जाएंगे और तुम उसको टिक करते जाना. बाद में जब हम नोट्स भेज देंगे तो तुम अपना देख लेना कितना क्या करना है. बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, जितना समझा रहे हैं क्लास में उतना काफी है तुम्हारे वर्कशॉप के लिए. पहला मेथड टिक करो, नीचे से शुरू करेंगे. ऐसे मेथड लिखो. ऐसे क्या होता है बताओ रुचि. मैम ये कौन सा ऐसे समझ नहीं आ रहा ऐसे मुझे. वही है जो तुम लोग समझते हो. निबंध. निबंध लिखे हो, गाइड पे से लिखे हो ना स्कूल में. यस मैम. बस ये वही है. इसमें भी जो भी ऐसे मेथड हम लोग अप्रेजल में पढ़ते हैं, इसका भी मतलब यही है कि जो तुम्हारा सुपरवाइजर होता है, वो तुम्हारे ऊपर जब तुमको अप्रेज करना होता है, तुम्हारे परफॉर्मेंस को जज करना होता है, तब ये तुम्हारे ऊपर एक ऐसे लिखता है. तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर, तुम टाइम पे काम खत्म करते हो कि नहीं, तुम टाइम पे आते हो कि नहीं, जाते हो कि नहीं, तुम्हारा बिहेवियर जो मैनेजर है उसके साथ कैसा रहता है, टीम मेंबर के साथ कैसा. तो वो एक ऐसे ऐसे हम लोग कैसे लिखते थे, इंट्रोडक्शन लिखते थे, बीच में बॉडी रहता था, लास्ट में कंक्लूजन लिखते थे. लेकिन होता तो ये बहुत लंबा चौड़ा है. ठीक है. यस मैम. और ये बहुत ऐसे मेथड इज अ वेरी लॉन्ग मेथड ऑफ राइटिंग. बहुत टाइम टेकिंग है. टाइम टेकिंग नहीं है इन द सेंस कि ये बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है. ठीक है. तुम सोचो कि हर जो सुपरवाइजर है वो हर एम्प्लॉय के बारे में एक ऐसे मेथड लिखेगा, तो ये तो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव जजमेंट पे डिपेंड करता है. यानी हम तुमको पहले ही समझाए थे ना कि अप्रेजल करते समय ऑब्जेक्टिव जजमेंट भी किया जाता है और सब्जेक्टिव जजमेंट भी. ऑब्जेक्टिव जजमेंट का मतलब, जैसे हम सनी को रुचि से कंपेयर कर रहे हैं अटेंडेंस. अटेंडेंस एक ऑब्जेक्टिव जजमेंट है. हम रजिस्टर निकालेंगे, देखेंगे कि कौन कितने दिन क्लास किया है. ये हम क्या, मेरे जगह पे कोई और टीचर भी रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव जजमेंट देने में कोई हर्ज नहीं है. मान लो कि वीक में 20 दिन सनी का क्लास है और 15 दिन अगर रुचि का क्लास है, तो हम ये बहुत आसानी से बोल देंगे कि सनी इज मोर रेगुलर देन रुचि. राइट. लेकिन कुछ और फैक्टर्स होता है, जैसे कि अगर हम ये डिस्कस करने बैठे कि क्लास में अटेंटिव कौन ज्यादा है, सनी की रुचि. ठीक है. ये जज करना इतना आसान है क्या? ये जज करना इतना आसान नहीं है, आसान क्योंकि नहीं है. दिस इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. हमारी पर्सनालिटी का कुछ पार्ट है, कुछ एस्पेक्ट है जो बहुत सब्जेक्टिव है. जैसे हमारा एटीट्यूड किसी चीज के तरफ क्या है, ये बहुत सब्जेक्टिव है. कुछ एक चीज क्लास में होता है, उस पे 15 बच्चे अगर क्लास में रहेंगे तो 15 का रिएक्शन अलग अलग हो सकता है. मान लो कोई एक पॉलिसी, कोई एक सर्कुलर आया तुम्हारे क्लास में, तुम ये नोटिस करोगे कि 15 लोगों ने 15 अलग तरीके से रिएक्शन दिया. एक ही टीचर क्लास में पढ़ाता है, एक ही टीचर क्लास में तुमको वही नोट्स
मिलता है उतने ही टाइम के लिए, कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, सबको अलग अलग समझ में आता है कि नहीं आता है? यस क्यों? मैम। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग है, तुम्हारा एटीट्यूड किसी चीज के तरफ अलग अलग है। कुछ लोग क्लास इसलिए कर रहे हो क्योंकि बस करना है, अटेंडेंस लेना है। कुछ लोग क्लास इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसको लग रहा है कि शायद मेरे कोर्स में कोई वैल्यू एडिशन है इस चीज का। तो द वे यू परसीव थिंग्स इज ऑल्सो अबाउट योर एटीट्यूड। ये तुम्हारा एटीट्यूड इतना आसानी से जज होने वाली चीज नहीं होती है। पर्सनालिटी, किसी की पर्सनालिटी इतनी आसानी से जज की जा सकती है? नो मैम। नो नहीं मैम। किया जा सकता है। किसी की पर्सनालिटी इतनी आसानी से जज नहीं की जा सकती है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लगते हैं किसी की पर्सनालिटी जज करने में। ओके, सो इट्स नॉट इजी टू जज समवन्स पर्सनालिटी। दीज आर सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब तुम्हारी पर्सनालिटी आसानी से जज नहीं किया जा सकती है, तुम्हारा एटीट्यूड आसानी से जज नहीं किया जा सकता है, तुम्हारा किसी चीज के प्रति इनिशिएटिव लेने का जो टेंडेंसी है इसको भी आसानी से जज नहीं किया जा सकता है कि तुम इनिशिएटिव लेते हो, कितना लेते हो, कितना लेना चाहते हो, कितना छोड़ना चाहते हो। ओके, तुम्हारे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी है? These are those skills which are needed must by the organization. ऑर्गेनाइजेशन को ये बहुत अच्छा लगता है अगर आपके इस तरीके की एटीट्यूड, इस तरीके का टेंडेंसी आप में है। लेकिन कितना है, तुम्हारे में ज्यादा है या तुम्हारे पीयर में ज्यादा है, ये जज करना मुश्किल है। और दूसरी बात, अगर मेरे बदले, जैसे आई नो फ्यू स्टूडेंट्स इन योर क्लास बिकॉज आई हैव टेकन योर क्लास, राइट? तो हम अगर वैसे किसी और टीचर को लाया जाए और वो उन टीचर से, जैसे आई हैव टेकन द क्लास ऑफ बीबीएम 445, तुम लोग में पेरोल पढ़ाए थे हम, तो कम स्टूडेंट्स Yes, हैं ma'am. तो प्रोबब्ली आई नो एवरीवन बाय फेस बाय नेचर, क्लास में कैसे रहते हैं आई नो। लेकिन अगर किसी और टीचर को लाया जाए तुम्हारा रेटिंग करने के लिए और वो उनको रेटिंग करने दिया जाए, तो हो सकता है कि उनकी जो राय है, उनका जो ओपिनियन है वो मुझसे अलग हो, सेम स्टूडेंट के लिए यस मैम। होगा ना। तो रेटिंग करने वाले के भी एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा रेटिंग कैसा है। तो वो एटीट्यूड वाली बात है, परसेप्शन वाली बात है, जजमेंट वाली बात है, पर्सनालिटी वाली बात है, ये चीजें अलग होती हैं। तो ऑब्जेक्टिव जजमेंट करना आसान होता है किसी के भी बारे में। जैसे कि अगर हमको तुमको रेटिंग करना हो, तो रेटिंग करना हो तो हम रेट कर देंगे कि चलो 10 में से इसको 5 है, इसको 5.5 है, इसको 6 है, इसको 7 है। लेकिन अगर हमको तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में लिखना हो या कुछ वैसा करना हो तो वो दैट विल बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट, और वो कंप्लीटली मेरे फिर दिमाग के ऊपर आ जाएगा कि मुझे, मैं कैसा जज कर रही हूँ तुम लोग को। इट विल डिपेंड अपॉन मी ऑल्सो। ओके, ऐसे मेथड वही मेथड है। ऐसे मेथड का मतलब होता है कि आज भी छोटा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, पटना में भी होगा, बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ है, जहाँ है मैम। 40-50 लोग काम करते होते हैं, वहाँ छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सूट करता है कि चलो भाई बहुत टेक्निकल नहीं है, सिंपल सा मेथड है। जो तुम्हारा सुपरवाइजर है वहां सब सबको जानते हैं, 40 लोगों में क्या ही है, 40 लोगों का तो एक क्लास होता है, सब सबको जानते हो तुम लोग, है ना। तो वैसे ही 40-50 लोग मिलके काम करते हैं वहां पे, फिर भी ऐसे मेथड चलेगा कि अप्रेजल के टाइम पे सुपरवाइजर तुम्हारा तुमको सुपरवाइज करेगा, वो हमेशा सुपरवाइज किया उसने तुमको, और फिर बाद में तुम्हारा अप्रेजल दे देगा। The good thing about this method is that it is simple, it is not technical, okay? And the bad thing is कि बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव जजमेंट चाहिए। जब हमको ये सोच के लिखना है कि तुम कैसे हो, तो हम थोड़ा इसमें फेवरेटिज्म कर सकते हैं, हम बायस कर सकते हैं ना। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलो पहला पॉइंट हो गया, नेक्स्ट क्या लिखे हो? फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड, उसके ऊपर रैंकिंग मेथड समझाते हैं पहले, तब फील्ड रिव्यू समझना। देखो, यस मैम। रैंकिंग मेथड भी अभी के हिसाब से सूट नहीं करती है। अभी के ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये सूट नहीं करेगी, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो चलेगा। इसमें क्या होता है कि रैंकिंग मेथड में क्या होता है कि इससे मतलब नहीं होता है कि तुम किस डिपार्टमेंट में काम करते हो,
इससे भी मतलब नहीं होता है कि तुम किस पोस्ट पे हो। जैसे तुम क्लर्क हो सकते हो, कोई अगला मैनेजर हो सकता है, कोई सीनियर मैनेजर हो सकता है, कोई हेड हो सकता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा पोजीशन क्या है। इससे भी कोई मतलब नहीं है कि तुम किस डिपार्टमेंट के हो। सबको ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ लिया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन जो क्वालिटीज डिटरमिन करती है उस बेसिस पे तुम्हारी रैंकिंग हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 50 लोग हैं तो 50 लोग रहेंगे। ठीक है। अब तुम सोच सकते हो कि ये थोड़ा सा अजीब सा है कि नहीं, ये वियर्ड है कि नहीं। क्योंकि किसी को किसी से कंपेयर करने का पहला रूल ही यही होता है। मैथ्स में ये याद होगा, तुम लोग को फिजिक्स में पढ़े होगे ना, किसी को किसी से Yes, कंपेयर ma'am. करने का रूल ही यही होता है कि यूनिट सेम होना चाहिए। Yes, ma'am. तो ये रैंकिंग मेथड थोड़ा ऑब्सोलीट मेथड है, पहले हुआ करता था, अब बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं है। रैंकिंग मेथड का मतलब होता है कि यू आर रैंक्ड in the organization in an order irrespective of your department or irrespective of the position you hold in the organization. ठीक है। नेक्स्ट, Rating method. रेटिंग मेथड, ये ठीक है। देखो, रेटिंग मेथड में क्या होता है कि रेट करना समझते हो ना। जोमेटो से तुम लोग कुछ खाना ऑर्डर करते होगे तो Yes, वो रेट ma'am. करने बोलते Rating होंगे, method. Yes, रेटिंग ma'am. देते होंगे। अब देखो, जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो, रेटिंग किस किस चीज में होती है। पहला रेटिंग वो तुमसे ये पूछेगा कि टेस्ट कैसा था खाना का, हाउ डू यू रेट द फूड। Yes, Yes, ma'am. दूसरा रेटिंग जोमेटो ये भी तो पूछता है कि तुम्हारा डिलीवरी बॉय कैसा था। yes, Yes, ma'am. ma'am. और सब ये डिलीवरी भी टाइम पे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, डिलीवरी टाइम पे हुआ कि नहीं। ये दो फेनोमेनन उठाया उसने रेटिंग करने के लिए। दो अलग अलग चीजों पे रेटिंग किया ना तुमने। खाना अच्छा नहीं लगा तो तुम 1 और 2 दे दोगे। अब भाई बहुत टाइम पे लाया पहुंचाया तो 5 दे दोगे रेटिंग उसको। ये रेटिंग उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल से लिंक्ड होता है। जो बंदा पहुंचा रहा है ये उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल से होता है, और तुम जो रेट करते हो हर रेटिंग का उसको 10 रुपए मिलता है। ठीक है। फॉर एवरी रेटिंग दैट यू डू दे गेट 10 रुपीज। अंडरस्टूड। नाउ रेटिंग मेथड हो गया। अब Yes, देखो, ma'am. कभी जब कैब लोगे, ओला कैब वगैरह लोगे, तो वो 4-5 कैटेगरीज तुमको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करते हैं कि नहीं। Yes, ma'am. Yes, पहला ma'am. कैटेगरी करते वो हैं। बोलेगा, तुमने अगर कैब ली है, जब तुम राइड कंप्लीट कर लोगे, हाउ वाज योर राइड। नेक्स्ट थिंग कि तुम्हारा ड्राइवर कैसा था, वाज द ड्राइवर पोलाइट, ओके, वाज ही पोलाइट और नॉट। okay, so Ola, that will help you rate कैसे, was the driver polite or not, okay। दूसरी बात, अगर आप राइड कैंसिल भी करते हैं तो भी वो रेटिंग मांगता है कि आपके राइड को कैंसिल करने का रीजन क्या है। क्या उस Yes, ma'am. ड्राइवर ने आने को मना कर दिया, did he refuse to come, did you expect a shorter time and the map was showing एल्गोरिथम थोड़ा गड़बड़ हो गया। एंड was the cab, जब भी कोविड के टाइम पे था, it was also a part of their performance कि you have to wear mask, you have to keep your car clean। ऐसा नहीं कि ड्राइवर खुद ही खाना खा करके और उसको गंदा कर दे, और फिर जब कस्टमर बैठ रहा है तो वही गंदी गाड़ी में बैठ रहा है। इस तरीके से No, सर्विस ma'am. खराब होती है। तो Yes, ma'am. आपको रेटिंग वहां भी डालने के लिए बोला जाता है कि was the car clean, was the driver wearing mask। तो उसने 4-5 पॉइंट्स को पिक किया ना, और उस पर रेटिंग देने के लिए बोल रहे हैं वो। Yes, ma'am. रेटिंग मेथड समझ में आया। Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसी तरीके से जब परफॉर्मेंस अप्रेजल का रेटिंग होता है तो 4 और 5, मोस्टली 5 फैक्टर्स आर चोजन। 5 ऐसे फैक्टर्स को चूज कर लिया जाता है, जैसे तुम्हारी डिपेंडेबिलिटी कितनी है। डिपेंडेबिलिटी माने ऑर्गेनाइजेशन तुम पे कितना डिपेंड हो सकता है। कोई काम अगर तुमको अलॉट कर दिया गया है तो फिर किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो काम तुम कंप्लीट कर लोगे, ये माना जाएगा। सच इज योर पर्सनालिटी। डिपेंडेबिलिटी ले लिया गया।
तुम्हारा अटेंडेंस ले लिया गया, या तुम्हारी रेगुलरिटी ले ली गई, तुम्हारी सिंसियरिटी ले ली गई, तुम्हारा बिहेवियर ले लिया गया, एनीथिंग जो उस ऑर्गेनाइजेशन को सूटेबल लगता है, इसी को कहते हैं रेटिंग मेथड। Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे Yes, मेथड हो गया, रैंकिंग मेथड हो गया, रेटिंग मेथड हो गया। नेक्स्ट क्या है? पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक, नॉर्मल कर्व, बेल कर्व किसने किसने पढ़ा है? इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़े? क्या मैम? बेल कर्व, क्या मैम? बेल कर्व, नॉर्मल कर्व ग्राफ में कर पढ़े हैं मैम। पढ़ा मैम, याद नहीं है। याद नहीं है, तो सेकेंड पढ़ा ईयर है। में हो। अच्छा ठीक है, देखो फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, नाम को ध्यान से देखो। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का क्या मतलब हुआ? सपोज, देखो सपोज करो कि मुझे तुम्हारा एग्जाम लेना है, ठीक है, आई नीड टू टेक योर एग्जाम, और मुझे पर्सनालिटी चेक का एग्जाम लेना है, नॉट कि एक पेपर दिए उसमें तुमको आंसर करना है, तुम आंसर करके वापस हमको सबमिट कर दिए। पर्सनालिटी चेक का लेना है, इंटरव्यू लेना है, वाइवा लेना है, ऐसा है। हम तुम लोग को जानते नहीं है, या मेरे पास दो तीन कंडीशंस बता रहे हैं हम। पहली चीज कि हम तुम लोगों को पर्सनली जानते ही नहीं। दूसरी चीज, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम लोगों का एग्जाम तरीके से लें, मतलब इतना एक्सटेंडेड वे करके लें ताकि ये पूरी तरीके से जज हो पाए कि किसको कितना मार्क्स आना चाहिए, या मेरा मन नहीं है इतना टाइम देने का। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है कि मेरी एक जनरल टेंडेंसी रहेगी कि तुमको एवरेज रेटिंग करते हैं, क्लास की एवरेज रेटिंग करते हैं, सबको 60, 65, 62, 64, 68 ऐसे देके काम खत्म करें। क्योंकि अगर हम किसी को 95 मार्क्स दे देते हैं तो उससे क्या होगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने इस लड़के या इस लड़की को क्यों इतना हाई मार्क्स दिया, राइट। और अगर हम किसी को फेल कर दें, या हम पास मार्क्स मान लो 35 नंबर है, हम 36 नंबर दे दें, उस केस में भी मुझे ये बताना होगा कि मैंने उसको इतना खराब मार्क्स क्यों दिया। तो ऐसे केसेस में बचने के लिए जो रेटर होता है वो भी यही करता है। ठीक है, व्हाट डज ही डू? ही विल मार्क ऑल द एम्प्लॉइज एज एवरेज। ना ज्यादा वो किसी को बहुत अप्रेज करेगा, ना वो किसी को बहुत कंडेम करेगा। तो ही जस्ट प्लेज सेफ बाय रेटिंग एवरीवन एज एवरेज। अब सबको एवरेज रेटिंग कर दी जाएगी तो तुमको हम पढ़ाए कि नीड क्या क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, पढ़ाई थे ना पहले ही क्लास में। वो सारा नीड तो फुलफिल होगा नहीं, फिर तुमको No, भी ma'am. हम तुमको भी 65 दे दे, रुचि को भी 65 दे दे, सूरज को भी 65 दे दे, पल्लवी को भी 65 दे दे, किसी को 67 दे दे, तो अब किसको प्रमोट किया जाए ये हम कैसे बताएंगे? ये कैसे डिसाइड करेगा लोग ऊपर से? तो इसी ऐसे ही फैक्टर्स को अवॉइड करने के लिए फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लाया गया। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन यानी आपको जबरदस्ती डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें? 5 कैटेगरी डिवाइड की गई इसमें। ओके, मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं, ठीक है, 1 लाख एम्प्लॉय। एक कैटेगरी बनाई गई एवरेज, ठीक है, एवरेज। इसमें इसमें आता है 40% लोग, ठीक है, 40% का जो स्लॉट होता है वो एवरेज को दिया जाता है। अब एवरेज से लेफ्ट बढ़ोगे तो आएगा अबव एवरेज, ठीक है, अबव एवरेज में 20% लोगों को डाला जाता है। उससे ऊपर बढ़ोगे तो आउटस्टैंडिंग, मतलब ये बहुत एक्सेप्शनल काम किया है साल भर, उसका रेटिंग आएगा 10%। कितना हुआ? एवरेज 40, उसके ऊपर अबव एवरेज 30, उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग 10, 30 और 40 70, ठीक है। अब एवरेज की स्लॉट से राइट बढ़ो, उधर अबव एवरेज, इधर बिलो एवरेज, बिलो एवरेज 20, और पुअर, वेरी पुअर या बैड 10%। जैसे 10% आउटस्टैंडिंग, 10% वेरी बैड,
20% अबव एवरेज, 20% बिलो एवरेज और बीच में एवरेज, मिला के 100% हो गया। Yes, ma'am. ठीक, Yes, Yes, ma'am. ma'am. मिला के 100% हो गया। अब जो रेटर होता है उसके ऊपर ये प्रेशर डाला जाता है कि आपको एम्प्लॉइज को फोर्सली डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी अगर 1 लाख एम्प्लॉय है, 1 लाख का 40% कितना हुआ? 40,000 मैम। 40,000। तो 40,000 को आप एवरेज में डालिए। 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 मैम। 10,000। 10,000 को आउटस्टैंडिंग में भी डालिए और 10,000 को चुन के वेरी बैड में भी डालिए, पुअर वाला जो कैटेगरी है। और 20%, 1 लाख का 20% यानी 20,000। वो 20,000 एम्प्लॉइज को आप ऐसा रेट कीजिए कि उनमें से वैसे ही लोगों को सेलेक्ट कीजिए और अबव एवरेज में भी डालिए और बिलो एवरेज में भी डालिए। हो गया 1 लाख लोग पूरा। ठीक है। Yes, ma'am. इसी फ्लो Yes, को कि ऐसा ना हो कि जो रेटर है वो सबको एवरेज मार्किंग कर दे, तो फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो वेरी पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, इसको कहते जी हैं मैम। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। समझ में आया? Yes, मैम। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, मैम। नेक्स्ट मेथड पे आओ, क्या लिखे हो? Critical incident method. क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। ये मेथड पढ़ने के पहले हमको समझाओ कि क्रिटिकल का मतलब क्या होता है। मैम जैसे कोई क्रिटिकल सिचुएशन Difficult, वगैरह कोई हो जाता है ना। powerful. वही तो पूछ रहे हैं, क्रिटिकल होता क्या है, तो वही बोल दी तुम। क्रिटिकल होता है ना मैम, बताओ क्रिटिकल का मैम मतलब कोई क्या है? हार्ड वर्क तो नहीं हो सकता उसमें, डिफिकल्टी आ रहा वर्क करने में। अच्छा, कोई मैम हार्ड कोई वर्क। सिचुएशन बहुत ज्यादा वो हो जाए, बहुत ज्यादा ही, अब उसका कोई चांस ही नहीं है कि वो काम हो पाएगा, बहुत ज्यादा ही खराब हो चुका है। हार्ड है मैम, बहुत ज्यादा ही। अच्छा, कहने का मतलब एग्जाम्पल दो, कहाँ वर्ड यूज करते हो क्रिटिकल? मैम कोई सिचुएशन में ही यूज करते हैं मैम अधिकतर। जैसे एग्जाम नहीं आ रहा है ना, बहुत क्रिटिकल एग्जाम है आज। ठीक है, बहुत क्रिटिकल पेपर है। दूसरी चीज, क्रिटिकल पेपर नहीं, क्रिटिकल सिचुएशन है। जैसे कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो हम कहते हैं ना इसकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। यस मैम, क्रिटिकल है। यस मैम। लेकिन क्या क्रिटिकल वर्ड हम सिर्फ एक खराब या कुछ गड़बड़ हो जाने वाले सिचुएशन में ही यूज करते हैं? इंडिया मैच जीतने वाला होता है और ज्यादा चांसेस होता है मैच जीतने का, तो हम ये नहीं कहते कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है मैच का भी? यस मैम। यस मैम। कहते हैं। काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता हाँ, है। नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है कभी, अगर सिचुएशन है ज्यादा तो भी हम ये वर्ड यूज करते हैं क्रिटिकल। राइट? यस मैम। देखो, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का मतलब है, क्रिटिकल का मतलब समझ गए, इंसिडेंट का Yes, मतलब कि कुछ ऐसा हुआ हो, कोई इंसिडेंट, ऐसी कोई घटना। मेथड, ऑर्गेनाइजेशन में तुम जो भी करते हो सब कुछ, तुम्हारा हर बिहेवियर, यानी तुम सुबह में अगर तुम 9 घंटे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो 9 घंटे तो तुम कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, कर रहे हो yes, ना। ma'am. लेकिन Yes, ma'am. तुम्हारा सब कुछ करना या हर कुछ करना क्रिटिकल बिहेवियर नहीं है। तुम अगर 5 मिनट लेट आए तो इसमें क्या चला जाएगा? कोई हाहाकार नहीं होगा। No, ma'am. ठीक है, लेकिन अगर तुम अपने कॉलीग के साथ मारपीट कर लो तो क्या ये क्रिटिकल बिहेवियर है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में? Yes, ma'am. है। तुम Yes, अपने ma'am. मैनेजर्स के साथ बदतमीजी कर लो, क्या ये क्रिटिकल बिहेवियर है कि नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. है। Yes, ma'am. ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रॉब्लम में फंसी, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कहीं मार्केट में कुछ कुछ फंसा हुआ है, you came forward and you suggested a measure to resolve that problem. Is it a critical behavior or not? Yes, ma'am. It Yes, is a ma'am. critical behavior. Why it is a critical behavior? Because that behavior will influence or have an impact on the performance of the organization. Okay?
जो बिहेवियर, वैसा बिहेवियर जो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है, ऑल दोज बिहेवियर व्हिच विल इन अ वे इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन will be called a critical behavior. Now this critical behavior can be good and bad both. Okay, ये क्रिटिकल बिहेवियर से कभी ऐसा मत समझना कि Yes, सिर्फ खराब बिहेवियर, गुड बिहेवियर भी और बैड बिहेवियर भी। गुड में जैसे देखो चेंज, तुम लोग नहीं पढ़े हो अभी, बीबीएम थर्ड ईयर में आओगे ना तो तुमको ओडी पढ़ाएंगे। ओडी इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो ओडी क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, यानी ये चेंज मैनेजमेंट का पार्ट होता है कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो ऐसे ही नहीं चेंज हो जाता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, उसका फुल प्रूफ प्रोसेस होता है। तो उस तरीके का जो प्लान चेंज होता है उसका पार्ट होता है ओडी। तो वैसे प्लान चेंजेस में होता ये है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत रेजिस्ट करते हैं। जैसे कि किसी चीज में तुम्हारी हैबिट पड़ चुकी है काम करने की, अब उस पूरे प्रोसेस को चेंज कर देगा कोई तो दिक्कत तो होगी ना, रेजिस्टेंस आएगा तुम्हारे दिमाग में। yes, ma'am. ओके, इन दैट केस क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो चेंज को रेजिस्ट करते हैं, मतलब वो दे आर नॉट विलिंग टू चेंज, वो चेंज नहीं करना चाहते, वो पुराने ही मेथड से स्टिक करेंगे या दूसरों को भी बहकाएंगे कि उसी मेथड से स्टिक किया जाए। ये सब होता है क्रिटिकल बिहेवियर, ये बैड क्रिटिकल बिहेवियर है। अब वही ऑन द कॉन्ट्ररी गुड क्रिटिकल बिहेवियर क्या होगा कि तुम खुद भी चेंज करो, वेलकम करो, और तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी, तुम जो पीयर ग्रुप है तुम्हारा उनको भी हेल्प करो कि वो चेंज को अडेप्ट कर सके। ठीक है, तुम्हारा कोई जूनियर है तुम उसको सुपरवाइज करो, वो किसी प्रॉब्लम में फंसा है तो उसको सॉल्व कर दो क्योंकि तुम सीनियर हो। ये सब क्रिटिकल बिहेवियर आता है। क्रिटिकल माने हमेशा याद रखना वैसा बिहेवियर जो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है, वैसे ही बिहेवियर को हम बोलेंगे क्रिटिकल बिहेवियर। ऐसे क्रिटिकल इंसिडेंट्स नोट डाउन होते हैं। तुम्हारा जो सुपरवाइजर है, तुम्हारा जो तुमको जो रेटिंग कर रहा है, वो इस तरीके के क्रिटिकल बिहेवियर को रेट करता है और लिखता है, और वो बिहेवियर तुमने कितना किया, क्या किया, उसी के हिसाब से तुम्हारा परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। ठीक है, यस इसी को कहते हैं क्रिटिकल Yes, ma'am. इंसिडेंट मेथड। नेक्स्ट क्या लिखे हो? Field review method. क्रिटिकल ऐसे मैटर हो गया फील्ड यही बचा है ना, फील्ड रिव्यू मेथड। Yes, ma'am. फील्ड रिव्यू मेथड मतलब फील्ड पे जाके जो तुम्हारा रिव्यू होगा उसको बोलेंगे हम फील्ड रिव्यू मेथड। कहने का मतलब कि देखो ये खासकर वर्कर्स के लिए है। अब क्या होता है कि एक लंबी सी प्रोडक्शन लाइन होती है, ठीक, वो लंबी प्रोडक्शन लाइन में जो सुपरवाइजर होता है वो रोज तुमको देख रहा है काम करते हुए, वही ज्यादा बेहतर तरीके से तुम्हारे बारे में बता सकता है। ठीक है, अब बहुत सारी बात होती है, देखो जो लाइन वर्कर्स होते हैं उनको जब सुपरवाइज किया जाता है तो बहुत सारी बात होती है कि सिर्फ अपना काम करने के अलावा भी कभी क्या हुआ कि कोई अगला आदमी नहीं आया, सुपरवाइजर ने उसको बोला कि तुम इसका शिफ्ट ले लो या शिफ्ट चेंज कर दो, और वो रेडी नहीं हो रहा है, तो बोला नहीं सर मैं जहाँ करता हूँ मैं वहीं करूँगा। वो कोऑपरेट नहीं करना चाहता है। ठीक है, दैट पर्सन डजंट वांट टू कोऑपरेट, वो अगले को कोऑपरेट नहीं करना चाहता है, वो जो करता है वो वही करेगा, उसके अलावा उससे पूरी टीम का हर्जा हो उससे उसको कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, तुम्हारा बिहेवियर सुपरवाइजर के साथ, तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे टीममेट्स के साथ, तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे सुपीरियर्स के साथ, या तुम्हारा कोई इन जनरल ऐसा बिहेवियर है जो कि ऑब्जर्वेबल चीज है वर्क प्लेस पे, ऐसी चीजें जो तुम्हारे साथ क्लोजली रहता है वही बता सकता है ना। तो वो कौन होता है? Yes, ma'am. सुपरवाइजर होता है। Yes, ma'am. इसीलिए फील्ड रिव्यू मेथड में क्या होता है कि एचआर डिपार्टमेंट का या पर्सनल डिपार्टमेंट का एक बंदा जो कि रेट करता होता है, जिसको रेटिंग का काम दिया गया है, वो आता है
फील्ड पे तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, फील्ड पे तुम्हारा सुपरवाइजर है, उस सुपरवाइजर से वो तुम्हारे बारे में सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ठीक है, तुम टाइम पे आते हो कि नहीं, तुम्हारा बिहेवियर, अभी जितना जो मैंने समझाया, यानी कि इन शॉर्ट तुमको परफॉर्मेंस तुम्हारा अप्रेजल करने के लिए ये सारी चीजें वो समझाता है। इसी को बोला जाता है फील्ड रिव्यू मेथड, यानी वो फील्ड पे आकर के तुम्हारा रिव्यू करेगा, तुमसे नहीं पूछेगा, तुम्हारे सुपरवाइजर से इंफॉर्मेशन लेगा। दिस इज नोन एज फील्ड रिव्यू मेथड। ओके, यस मैम। मैम। खत्म हो गया सारा ट्रेडिशनल मेथड। यस मैम। यस मैम। मॉडर्न मेथड्स ऑफ अप्रेजल में 3 है। देखो, मॉडर्न मेथड्स ऑफ अप्रेजल में आज हम एक बता देते हैं, इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि अभी जो तुम फ्रेश पढ़े हो उसमें से 2 मेथड का एडिशन करोगे तो वो बन जाएगा BARS। उसका फुल फॉर्म लिखो, बिहेवियरली एंकर्ड, A for anchored, ANCHORED, behaviorally anchored rating scales। behaviorally anchored rating scales, ये मेथड हम जानबूझ करके अभी बता रहे हैं, बाकी दोनों नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बार्स मेथड में 2 मेथड ट्रेडिशनल को जोड़ करके ये मॉडर्न मेथड बनाया गया है। अभी ये बताओ कि कौन सा मेथड तुमको अभी तुरंत समझाए हैं हम, जिसमें कि तुम्हारे बिहेवियर को जज किया जाता है। ऐसे मेथड। ऐसे मेथड, रेटिंग मेथड। नो, अभी बताया ऐसे ना, method, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, जिसमें कि तुम्हारा क्रिटिकल Yes, बिहेवियर ma'am. जज होता है, गुड साइड या बैड। Yes, यस मैम। ठीक है, Yes, हाँ। तो बार्स मेथड 2 मेथड का मिक्सचर है, एक क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड और दूसरा रेटिंग मेथड। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में हमने देखा कि तुम्हारा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में रेटिंग नहीं होती है। ठीक, तो रेटिंग नहीं होगी तो क्या होगा कि चीजों को क्वांटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर हम एक ऐसे मैनेजर हैं, हमने तुम्हारा अप्रेजल नहीं किया लेकिन हमको फाइनली तुमको प्रमोशन देना है, और किसी और टीचर ने अप्रेजल करके मेरे पास लाके वो ये बोले, हम तुम लोगों को जानते भी नहीं है, हम तुम लोगों को जितना जानेंगे वो उस रिपोर्ट के थ्रू ही जानेंगे। तो वो जो टीचर तुमको तुम्हारा रिपोर्ट लेके आ रही है, वो अगर उसमें लिख करके हमको ये दे कि सनी इज अ गुड बॉय, तो गुड बॉय का क्या मतलब हुआ, कितना गुड बॉय है या कितना गुड बॉय वो नहीं है। हम इससे कैसे जज करें कि उसको कितना पॉइंट्स दिया जाए, या हम इससे क्या मीनिंग निकालें। हम उसको प्रमोशन दें कि ट्रांसफर दें कि डिमोट कर दें कि उसको स्टैग्नेट करें, उसका कितना सैलरी बढ़ाएं, ये वेग है। इसी को और बेटर करने के लिए रेटिंग भी मेथड उसमें ऐड कर दिया गया। ओके, सो बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स ये वैसा मेथड है जिसमें कि क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड को रेटिंग मेथड से जोड़ करके बनाया गया। इस मेथड में होता तो वही है कि तुम्हारा जो क्रिटिकल बिहेवियर है उसको जज किया जाता है, लेकिन उस क्रिटिकल बिहेवियर का रेटिंग दिया जाता है। समझ में आई बात, कि उसको रेट कर दिया गया कि तुम्हारा टीम वर्क अच्छा नहीं है तो तुम्हारा 10 तक में रेटिंग कर दिया गया। ठीक है, Yes, ma'am. 10 में 2 दे दिया गया या 3 दे दिया गया। देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए या फिर सिर्फ ट्रांसफर देने के लिए, सिर्फ प्रमोशन देने के लिए ही नहीं होता है, ये रिसर्च वर्क में भी इस डेटा का बहुत काम आता है। जैसे मान लो कि हम ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिसी लाए, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किए, तो हम लास्ट 2-3 साल का परफॉर्मेंस अप्रेजल का डेटा कलेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से, और हम देखेंगे
कि इस पॉलिसी को लाने से पहले लोगों का परफॉर्मेंस कैसा था और इसको लाने के बाद लोगों का परफॉर्मेंस कैसा है। इसको कंपेयर तो हम तभी करेंगे ना जब मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा, जी मैम। राइट। इसीलिए पर्सनल रिसर्च में यानी ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च वर्क में भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी थ्योरीज जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में बनी है, जैसे कि मोटिवेशन की जितनी थ्योरीज आपने पढ़ी उसमें यही था ना कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाएगी। तो पहले तुम परफॉर्मेंस जानोगे कि कितना है तभी तो समझोगे कि बढ़ा कि घटा। तो यस इसका मैम। रिकॉर्ड तुम्हारे पास होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बहुत सारा स्टैटिस्टिकल फिगर्स जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, ये सारी चीजें ये जो डेटा कलेक्ट होता है इस डेटा के कलेक्शन के बाद होता है। ठीक है। तो बार्स मेथड इज एन अमालगमेशन ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट एंड रेटिंग मेथड। और ये जनरली कैसे कंपनीज यूज कर रही हैं आज के डेट में, जहां तुम्हारा बिहेवियर रेटिंग बहुत ज्यादा है, जैसे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, समझ में आया, कस्टमर केयर, या फिर कार रेटिंग कंपनीज, देख रहे हो कितना ज्यादा रेटिंग करवाती है वो, और वो रेटिंग डायरेक्टली उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल से लिंक्ड होता है। यस। ठीक है, क्योंकि इस तरीके का बिजनेस खासकर जो सर्विस सेक्टर देता है उस सर्विस सेक्टर में बिहेवियर बहुत जरूरी है। तुम एज अ कस्टमर सोच के देखो, तुम किसी जगह पे जाओ, किसी शॉप में जाओ और वहां पे तुमको ठीक से ट्रीट ना करे, और किसी दूसरे शॉप में जाओ जहां तुम्हारी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी हो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तुमसे पूछे कि सर आपको क्या प्रॉब्लम में नहीं है, तुमको ज्यादा अच्छा कहाँ लगेगा? मैम जहाँ सर्विस अच्छी होगी वहीं जहाँ जाएंगे। सर्विस अच्छी होगी। तो कोई भी, हाँ, तो कोई भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन यही चाहेगा ना कि उसकी सर्विस अच्छी हो ताकि लोग उसके कस्टमर बने रहें। तो यस उसके मैम। लिए उसको अपने अपने एम्प्लॉयज का अप्रेजल उसी तरीके से करना होगा जिसमें कि बिहेवियर को बहुत ज्यादा रेटिंग दी जाती है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जस्ट ये भी देखा जाता है किस तरीके से वो कस्टमर को कन्विंस करता है, हाँ किस तरीके का बिल्कुल, सर्विस देता है। या कन्वर्ट करता है। तुम देखोगे कि जो जो कस्टमर, यहाँ तक कि तुम एक किसी अच्छे बड़े साड़ी के शॉप में भी अगर चले जाओगे, जो तुमको कन्वर्ट कराएगा, यानी कि जिसने साड़ी बेच ली तुमको, वो ही तुमको लेके जाएगा काउंटर तक बिलिंग करवाने के लिए। होता है यस ना? मैम, बहुत जरूरी क्यों है। जाता है? क्योंकि उसकी रेटिंग उस हिसाब से होती है कि ये एक इफिशिएंट सेल्स गर्ल है या सेल्स मैन है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेच पाता है। अंडरस्टूड? यस मैम। चलो ठीक है, बाकी का 2 मेथड नेक्स्ट क्लास में करते हैं।